एक अनाहिता ने बचाई एक अनजान इंसान की जान। एक घने जंगल में बहुत तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। उसी बारिश के बीच एक लड़की एक बड़े से खंजर की मदद से लकड़ियां काट रही थी। वह बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। ये थी हमारी अनाहिता राठौर। पिछले 10 सालों से उसके परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं था। 10 सालों के बाद फाइनली उसने अपने पिता के परिवार यानी कि मल्होत्रा परिवार को ढूंढ निकाला था। जब वह अपनी मां की किडनैपिंग और उनकी मौत का राज जानने के लिए मुंबई अपने पिता के परिवार के पास जा रही थी तो रास्ते में ही उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और मारने की कोशिश की, लेकिन अपनी फाइटिंग टेक्निक और किस्मत की वजह से उसने उन सभी लोगों को मार दिया। मगर उस ग्रुप के और भी लोग उसे पकड़ने आते इससे पहले ही वह खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग गई, जो उसकी एक गलती थी क्योंकि अब वह इस जंगल में फंस चुकी थी। वह पिछले 7 दिनों से इस जंगल में थी और अब तक उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। वह जब भी कोशिश कर दी घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस आ जाती। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह कौन से शहर या फिर किस एरिया में है। किस्मत से उस जंगल में फलों के कई पेड़ थे जिस वजह से वह अभी तक उन फलों के सहारे जिंदा थी। वह खाने के लिए कुछ फल और लकड़ियां लेने बाहर आई थी, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। वह अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पत्थरों के पास किसी काली चीज पर गई। जब वो उन पत्थरों के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर अधमरी हालत में एक आदमी लेटा हुआ था। वो आदमी हैंडसम था, मगर उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पेट में चोट लगी थी और खून बह रहा था। अनाहिता ने अपनी उंगली उसके नाक के पास रखकर उसकी सांसें चेक की, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो आदमी मरा नहीं है। वो एक आदमी को उसी तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो किसी तरह उस आदमी को वहां से उठाकर बहुत ही मुश्किल से उस पुरानी झोपड़ी में लेकर गई जहां पर वो पिछले कुछ दिनों से सोती थी। घर के अंदर कुछ सूखी लकड़ियां थी। उसने अपने लाइटर की मदद से वहां आग जलाई और उसके बाद उस आदमी की चोट देखकर फिर से उस झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लेकर वापस आई और उन जड़ी बूटियों को हाथ में मलने के बाद अनाहिता ने उस आदमी की शर्ट के बटन खोले तो उसने देखा कि चाकू का गांव काफी गहरा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उस इंसान की पल्स चेक करने के लिए आगे बढ़ाया, एक मजबूत हाथ में उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कौन हो? आदमी ने अनाहिता से पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अनाहिता की कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत थी। अनीता ने उस आदमी को देखा और कहा, मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने अभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करने पड़ेगा, क्योंकि तुम बचोगे नहीं। वो आदमी चुपचाप अनाहिता को घूर कर देखता रहा। तभी उसकी नज़र अनाहिता के हाथ में पकड़ी जड़ी बूटियों पर गई। अनाहिता ने कहा, जल्दी मुझे दवा लगाने दो। अनाहिता के कहने पर उस आदमी ने उसका हाथ छोड़ दिया तो अनाहिता ने आराम से वो जड़ी बूटियां उसके घाव पर रख दी। यह क्या है? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और कर्कश थी। ये कुछ एंटीसेप्टिक जड़ी बूटियां हैं, तुम्हारा खून रोकने में मदद करेंगे। मैं कहाँ हूँ? उसका ये सवाल सुनकर अनाहिता ने घुरकर उस इंसान को देखा, क्योंकि पिछले 7 दिनों से वह भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह है कहाँ। अगर उसे पता होता कि वो कहाँ है तो वो 7 दिनों से यहाँ फंसी हुई नहीं होती। अनीता ने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं तो अपने टीचर से पूछो और बोलने में जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उसे बचाओ, ताकि वो आगे चल के तुम्हारी काम आए। उस आदमी ने धीरे से कहा, क्या एक डॉक्टर को अपने पेशेंट से इस तरह बात करनी चाहिए? अनाहिता एक बार फिर चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, और क्या एक इंसान को अपने सेवियर से ऐसी बात करनी चाहिए? तुम बहुत रूड हो और तुम बिल्कुल पोलाइट नहीं हो। दोनों ने एक दूसरे से कहा और घुरकर एक दूसरे को देखने लगे। लास्ट में अनाहिता को ही हार माननी पड़ी, क्योंकि वह एक चोट खाए हुए इंसान को परेशान नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके बाद कहा, बारिश बहुत तेज है और रात काफी ठंडी होगी, इसलिए मैं और आग जलाने जा रही हूँ, तुम यही आराम करो। इतना कहकर वो उठकर वहां से जाने लगी तो उस आदमी ने फिर से उसे पीछे से आवाज दी, है सुनो। अनाहिता ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या है? कुछ नहीं कहकर उस आदमी ने आंखें बंद कर ली। उसकी हरकत से अनाहिता चढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आग जलाकर वहीं बैठ गई। रात में घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से उस इंसान को काफी तेज बुखार हो गया था। रात भर अनाहिता उस इंसान के आसपास रहकर उसका ख्याल रखती रही। उस आदमी का ध्यान रखते रखते कब अनाहिता को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह
उसकी नींद बहुत सारी कदमों की आहट से खुली। जब उसने झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो वहां बहुत सारे हटे कटे आदमी काली कपड़ों में एक लाइन से खड़े थे। देखने में वह बॉडीगार्ड लग रहे थे। वही उन बॉडीगार्ड्स में से ही कोई एक उस आदमी से बात कर रहा था जिसकी उसने जान बचाई थी। वो आदमी मुड़कर अनाहिता के पास आया और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा, तुम बोलो। अनाहिता कुछ देर के लिए चुप हो गई और उसके बाद उसने कहा, तुम कितने रूड हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, बल्कि कह रहे हो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, जीनी हो। जैसे ही अनाहिता ने यह बात कही तो सारे बॉडीगार्ड्स उसे हैरानी से देखने लगे, जैसे वो कोई आठवां अजूबा हो। लेकिन उस आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो तुम पछताओगी। अनाहिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर तभी उसे ख्याल आया कि वो बिना किसी की मदद किए इस जंगल से नहीं निकल सकती, इसलिए उसने धीरे से कहा, मुझे इस जंगल से निकालकर मेरे घर पहुंचा दो। इस बार उस आदमी ने हैरानी से अनाहिता को देखा और पूछा, बस इतना ही? तो और क्या मांगू मैं तुमसे? अनाहिता की एक ही इच्छा थी कि वो कैसे भी करके इस भूल भुलैया जंगल से बाहर निकल जाए। वो आदमी अमृता को ऐसे देख रहा था जैसे अनीता कोई पागल हो, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और थोड़ी दूरी पर खड़े अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। अनाहिता भी उसके पीछे पीछे जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गई। 3 घंटे बाद वो लोग मुंबई के आसमान में थे। क्या ये वही जगह है? उस आदमी ने नीचे एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे लगता है। अनाहिता के पास उसके बचपन की बहुत ही कम यादें थी, लेकिन उसने अपने देश से निकलने से पहले मल्होत्रा परिवार के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी। यह पहले राठौर परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन अब इस घर के मालिक वह इंसान है जिसने बीते पिछले 10 सालों में कभी भी उसे खोजने की कोई कोशिश भी नहीं की, उसके पिता। नीचे ले चलो, उस आदमी ने ऑर्डर दिया तो पायलट ने जल्दी से जवाब दिया, यस सर। CH2 बेइज्जती पर बेइज्जती। वही मल्होत्रा हाउस में आज पूरा घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। मल्होत्रा परिवार की बेटी मायरा मल्होत्रा का जन्मदिन था। मायरा, जिसने एक बहुत ही महंगी ब्रांड का लेटेस्ट सीजन ड्रेस पहनी थी, वो बहुत सारे लोगों से गिरी हुई थी जो सिर्फ उसकी चापलूसी करने में लगे हुए थे। मायरा, तुम्हारी ड्रेस कितनी खूबसूरत है, तुम्हें नहीं पता ये बहुत ही फेमस ब्रांड का सबसे नया एडिशन है, मैं तो इसे किराए पर भी नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन मायरा ने खरीद लिया। मायरा, तुम्हारी डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे मायरा, मैंने सुना है कि डायरेक्टर राघव रायचंद ने तुम्हें रोल ऑफर किया है। तुम तो बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस बनने वाली हो, फेमस होने के बाद हमें भूल मत जाना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में फिक्र करने की जरूरत किसे है? मायरा तो वहाँ फन करने के लिए गई है, तुम्हें नहीं पता वो कौन है? वो मायरा मल्होत्रा है, उसे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह उसके आसपास खड़ी कई लड़कियां उसकी चापलूसी करते हुए उसकी तारीफें कर रही थी। मायरा को भी यह सब बहुत पसंद आ रहा था। दूसरों की अटेंशन पाना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं देख कर रहती हूँ कि केक आ रहा है या नहीं। इतना कहकर मायरा घर के अंदर चली गई और उसने अपनी मॉम अनीता, जो बाहर की तरफ जा रही थी, उन्हें एक कोने में ले गई और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, मॉम, क्या आपके वह आदमी अभी तक नहीं लौटे? आज मेरा 20वां जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि लोगों को यह पता चले कि हमारे परिवार की एक और लड़की है जिसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया है। अनीता ने बहुत ही प्यार और धीमी आवाज में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अब तक तो कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन चिंता मत करो, वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। अगर वो उन लोगों से बच भी गई तो वह लोग उसे फिर से पकड़कर कहीं बेच देंगे, और वैसे भी गांव की वो अनपढ़ गंवार लड़की कर ही क्या सकेगी। अपनी मोम की बात सुनकर मायरा ने हाँ मैं अपना सर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि वो गांव की गंवार लड़की यहाँ वापस नहीं आ पाएगी और पूरी दुनिया को सिर्फ यही लगेगा कि मल्होत्रा खानदान की एक ही असली बेटी है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी एक हाउसकीपर जल्दी से वहां आई और उसने अनीता से कहा, बैड न्यूज़, मिसेज मल्होत्रा, सिंघानिया परिवार का एक हेलीकॉप्टर पीछे लोन में लैंड हुआ है। सिंघानिया परिवार का नाम सुनते ही मायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मॉम से पूछा, क्या आपको लगता है कि डैड ने रुद्राक्ष सिंघानिया को इनवाइट किया होगा? वही सिंघानिया सुनकर अनीता भी हैरान रह गई।
भले ही मल्होत्रा परिवार का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और वो लोग काफी अमीर भी थे, लेकिन सिंघानिया परिवार दुनिया की सबसे अमीर परिवारों में से एक था और रुद्राक्ष सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हाय था और मल्होत्रा परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो लोग रुद्राक्ष सिंघानिया को उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर सके। उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया को लोग बर्बादी का दूसरा नाम कहते थे, क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया जिसे बर्बाद करने की सोच ले वो इस दुनिया से ही गायब हो जाता था। इसीलिए जब सिंघानिया परिवार का हेलीकॉप्टर उनके लॉन में लैंड हुआ तो उसकी हाउसकीपर ने भी आकर अनीता से बैड न्यूज़ कहा। अनीता ने मन ही मन सोचा कि शायद रुद्राक्ष सिंघानिया को उनके साथ कोई बिजनेस डील करनी हो, इसलिए वह हाउसकीपर के साथ उस तरफ चली गई। अगर उनका किसी भी तरह का कोई रिश्ता सिंघानिया परिवार के साथ हो जाता था तो उन्हें जिंदगी भर किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचकर दोनों माँ बेटी ने अपना मेकअप एक बार ठीक किया और लॉन में चली गई। जब तक वो लोग वहां पहुंचे वहां पर पहले से ही पार्टी में इन्विटेड सभी अमीर लोग पहुंच चुके थे। जब मायरा वहां आई तो उसकी सारी सहेलियों ने जलन से उसे देखा। एक लड़की ने कहा, मायरा तुमने एक्चुअली सिंघानिया परिवार को इन्वाइट किया है, तुम अमेजिंग हो। दूसरी लड़की ने कहा, मेरा तुमने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट सजेस्ट कर दी जिससे तुम और खूबसूरत लगती। उन सबकी बातें सुनकर मायरा घमंड से मुस्कुराई। उसने मन ही मन कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया यहाँ मेरे लिए आए हैं तो मुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है? जरूर पिछले महीने जो सिंघानिया परिवार की पार्टी हुई थी उसमें रुद्राक्ष ने मुझे देखा होगा और मैं उसे पसंद आ गई होंगी। मैं जल्दी ही मिसेज सिंघानिया बनने वाली हूँ। यह सब सोच ही रही थी, तभी हेलीकॉप्टर का डोर धीरे से खुला और सब लोगों हैरानी से उस तरफ देखने लगे। हेलीकॉप्टर में से एक 21-22 साल की लड़की उतरी जिसके कपड़े बुरी तरह से मिले और पुराने लग रहे थे। उसके चेहरे पर भी गंदगी लगी हुई थी, भी समझ नहीं पा रहा था कि वह असल में कैसी दिखती है। उसके बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह 1 महीने से नहाए नहीं हो। उस लड़की को देखकर सब लोग बुरी तरह से हैरान हो गए थे और मायरा की दोस्त जब तक चल रही थी वो मायरा को ऐसे देख रहे थे जैसे नजरों से ही मेहरा का मजाक उड़ा रहे हो। वही उस लड़की को देखकर मायरा को भी गुस्सा आ गया और वह उस लड़की के पास जाकर गुस्से में पूछने लगी, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम जैसे भिखारी मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बर्थडे पार्टी, ये शब्द सुनते ही अनाहिता को यह एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की कौन है। ये और कोई नहीं अनीता की अडॉप्टेड बेटी है, लेकिन उसके डिटेक्टिव ने उसे बताया था कि मायरा एक्चुअल में अनीता और उसके पिता हिमेश मल्होत्रा की नाजायज औलाद है, जो उनकी शादी से पहले ही पैदा हो गई थी और दुनिया की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे अपनी अडॉप्टेड बेटी बताया था। हिमेश मल्होत्रा को यह भी नहीं पता कि उसकी बड़ी बेटी जिंदा है या मर गई, लेकिन उसने अपनी इस नाजायज औलाद के लिए इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। यह सोचती ही अनाहिता का मन कड़वाहट से भर गया। उसने मायरा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे पिता। तुम। इससे पहले कि मायरा गुस्से में अपना कंट्रोल खोती, अनाहिता ने आगे कहा, मैं तुम्हारे पिता की असली बेटी। जैसे ही मायरा और बाकी सब ने अनाहिता की बात सुनी तो मायरा अपनी जगह पर जम गई और बाकी सब लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ यह सीन देखने लगे। लेकिन 2 ही मिनट में मायरा अपने होश में आई और उसने कहा, तुम अनाहिता राठौर हो? अनीता अपनी बेटी से कई ज्यादा चालाक थी। अनीता ने जैसे ही सुना कि सामने खड़ी लड़की अनाहिता है तो वो जल्दी से दौड़कर और झूठी चिंता दिखाते हुए कहने लगी, अनाहिता ये सच में तुम हो? मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रही थी, मेरा बच्चा तुम फाइनली वापस आ गई। अनाहिता ने भी मुस्कुराकर कहा, हेलो आंटी अनित, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट सरकास्टिक थी। अनीता भी राठौर परिवार की ही बेटी थी। अनाहिता की मां सीता राठौर की छोटी बहन और उसकी मां के मरने के तुरंत बाद ही उसके पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली। यही बात अनाहिता को सबसे अजीब लगी थी। सारे मेहमान आपस में बातें करने लगे। एक इंसान ने कहा, मैंने सुना है कि मिसेज मल्होत्रा हिमेश मल्होत्रा की पहली पत्नी की बहन है। ये जरूर हिमेश मल्होत्रा की पहली पत्नी सीता राठौर की बेटी है जो 10 साल पहले किडनैप हो गई थी। तुम्हें नहीं पता, राठौर परिवार बहुत बड़ा नाम था। हिमेश की शादी राठौर परिवार की बड़ी बेटी सीता राठौर से हुई थी जो पूरी जायदाद की मालकिन थी, और सीता राठौर के मरने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। क्या ऐसा सच में हुआ था? सीरियसली?
सभी लोगों की बातें सुनने के बाद अनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसने अपना गिलास साफ करते हुए कहा, बच्चे तुम फाइनली वापस आ गई। चलो तुम पहले नहा लो, देखो तो खुदकुशी तुम कितनी गंदी लग रही हो। तुम्हारी जिंदगी जरूर बहुत मुश्किल रही होगी गांव में। जैसे ही अनाहिता ने अनीता की यह बात सुनी, उसे ये समझ में आ गया कि वो दूसरे लोगों को ये बताना चाह रही है कि अनाहिता एक गांव की अनपढ़ गंवार लड़की है। इसका मतलब साफ था कि वो उससे नफरत करती है। अनाहिता कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही एक धीमी आवाज उसके पीछे से सुनाई दी है। सब लोगों ने आवाज की दिशा में देखा और जो वैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते इंसान को देखा, सब अपनी जगह पर जम गए क्योंकि वो रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष सिंघानिया एक चुटकी में किसी की भी दुनिया उलट पुलट कर सकता था। रुद्राक्ष को देखते हैं मायरा ने भी अनाहिता को पूरी तरह इग्नोर किया और उसके पास जाकर कहने लगी, मिस्टर सिंघानिया। वो रुद्राक्ष को नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। क्या आप यहाँ मेरी बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने आए हैं? थैंक यू सो मच। मायरा अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्राक्ष सिंघानिया खुद उसके बड़े पार्टी में आएगा। अगर उसका बस चलता तो वही खुशी से कूदने लगती। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां जो रुद्राक्ष को पसंद करती थी, वो जलन से मायरा को देख रही थी क्योंकि मायरा को रुद्राक्ष की अटेंशन मिली थी। अगले की सेकंड रुद्राक्ष ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके होश उड़ गए। उसने आराम से पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखों में कन्फ्यूजन साफ देखा जा सकता था। रुद्राक्ष अपने सामने खड़ी लड़की को बिल्कुल ही जानता था। हा, पीछे खड़े कुछ मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए, खासकर कि वो लड़कियां जिन्हें अभी अभी मायरा से जलन हो रही थी। मैंने सोचा कि मिस्टर सिंघानिया मायरा को बर्थडे विश करने आए हैं, मगर यहाँ तो कुछ और ही बात निकली। वो तो जानते ही नहीं है कि मायरा कौन है। हा, ये बहुत मजा किया है। अगर मायरा की जगह में होती तो यहाँ से भाग जाती और कभी लोगों का अपना चेहरा नहीं दिखाती। वही थोड़ी देर पहले मायरा का जो चेहरा खुशी से लाल था, वो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। अपने घूर कर उन दोनों लड़कियों को देखा जो उसके बारे में बात करी थी। वही अनीता ने जल्दी से खुद को संभाला और उसके सामने जाकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमें नहीं पता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, मगर यह हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और इसीलिए हमें गलतफहमी हो गई कि आप यहाँ उसे बर्थडे विश आए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप यहाँ मेरे पति के साथ कोई बिजनेस की बात करने आए हैं। वो ऊपर है तो प्लीज मेरे साथ चलिए। जैसे ही मेहमानों ने अनीता की बात सुनी, उन सब की हंसी तुरंत गायब हो गई क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया किसी से बिजनेस की बात करने उसके घर आए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगले ही सेकंड फिर से रुद्राक्ष ने कहा, क्या मैं आपको और आपके पति को जानता हूँ? जैसे ही रुद्राक्ष ने यह बात कही, सारे मेहमान एक बार फिर से अपने हंसी से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। अनीता बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर रुद्राक्ष उनके परिवार को जानता नहीं है तो वो यहाँ आया क्यों है। दोनों माँ बेटी की बेइज्जती पर बेइज्जती होते जा रही थी। तभी अनीता का दिमाग में ख्याल आया कि अनाहिता अभी अभी रुद्राक्ष सिंघानिया के हेलीकॉप्टर से ही नीचे उतरी थी। अनाहिता का आना इतना हैरानी भरा था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह रुद्राक्ष सिंघानिया के साथ यहाँ आई है। वो किसी भी तरह से रुद्राक्ष और अनाहिता को जोड़ नहीं सकती थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि अनाहिता रुद्राक्ष को कैसे जानती है। वो भी यह सब सोच रही थी, तभी रुद्राक्ष चल के अनाहिता के सामने खड़ा हो गया। CH3 परी की तरह खूबसूरत रुद्राक्ष जाकर अनाहिता के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद अपनी कोल्ड और इमोशनलेस आवाज में पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यही तुम्हारी इच्छा है? मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। अनाहिता ने उसे चिढ़कर देखा और कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कुछ और मांग लूँ? तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम क्या कोई जादुई जिनी हो? रुद्राक्ष और अनाहिता तो बात कर रहे थे और वहीं खड़े सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि रुद्राक्ष सिंघानिया जैसा इंसान अनाहिता को कैसे जानता है, क्योंकि अनाहिता को कपटों की वजह से सभी लोगों से नीची नज़रों से देख रहे थे। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, तभी वहां पर हिमेश मल्होत्रा आ गए और उन्होंने रुद्राक्ष से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सिंघानिया, अगर आप आने वाले थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब सभी मेहमान आगे का सीन देखने के लिए उत्सुक हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्राक्ष अनीता और मायरा की तरह हिमेश को भी नहीं पहचानेगा और वही अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली।
वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन रुद्राक्ष ने हिमेश मल्होत्रा को कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक हिमेश को ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ आसपास कुछ गड़बड़ है और उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र अनाहिता पर गई। अनाहिता को देखते ही उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। उसने मायरा की तरफ मुड़कर देखा और कहा, यह कैसे कैसे लोगों को तुमने अपनी पार्टी में बुला लिया है? अभी के अभी इसे बाहर निकालो। ऊपर से तो माहिरा नॉर्मल थी, लेकिन अपने डैड का ऐसा रिएक्शन देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, डैड। वह इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनाहिता ने उसे रोक दिया और कहा, डैड, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? मैं माहिरा हूँ। महिरा अनाहिता का वह नाम था जो उसकी मॉम ने उसे दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऑन पेपर उसका नाम अनाहिता कर दिया गया था। फिर भी उसकी माँ हमेशा प्यार से उसे माहिरा ही बुलाती थी और वही जैसे ही हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम अनाहिता हो? हाँ डैड, मैं अनाहिता ही हूँ, कहकर वो हिमेश मल्होत्रा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने बचपन की बहुत कम चीजें याद थी, मगर वह हिमेश का चेहरा नहीं भूली थी और वही अपने सामने अनाहिता को देखकर हिमेश मल्होत्रा के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका राज बाहर ना आ जाए। अनाहिता जानती थी कि सामने खड़ी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं इतने सालों से आपसे नहीं मिली, मैंने आपको बहुत मिस किया। हिमेश मल्होत्रा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता ना होते हुए उसने अनाहिता का कंधा धीरे से थपथपाए और कहा, वेलकम बैक बेटा। लेकिन तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के कपड़ों को क्या हुआ? तुम दोनों के कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जैसे ही हिमेश ने यह बात कही, सभी मेहमानों का ध्यान रुद्राक्ष के कपड़ों पर गया। वो रुद्राक्ष के यहाँ आने से इतना हैरान थे कि उन्होंने उसके कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मायरा भी कंफ्यूजन में उन दोनों को देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने ख्याल को झटक दिया, क्योंकि रुद्राक्ष जैसा इंसान जो एक गांव की गंवार लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा, वो कोई अंधा नहीं है। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही अनीता आ गया है और उसने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया ही अनाहिता को घर लेकर आए हैं। जैसे ही हिमेश ने यह सुना, अब उसे अनाहिता से कम चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उस समय जो कुछ भी हुआ उस वक्त वह बहुत छोटी थी और उसे एग्जैक्टली क्या हुआ था यह बिल्कुल पता नहीं होगा। अब वह अनाहिता के जरिए रुद्राक्ष सिंघानिया तक पहुंचा सकता है, तो अनाहिता उसके लिए किसी लॉटरी की टिकट की तरह थी। हिमेश ने तुरंत ही अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लाकर रुद्राक्ष को देखा और कहा, तो आप और अनाहिता दोस्त हैं? थैंक यू। इसे घर वापस लाने के लिए अगर आप चाहे तो यहाँ रुक कर खुद को साफ कर सकते हैं और हमारे साथ डिनर भी कर सकते हैं। तभी अनीता ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, हमने अपने मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा कपड़े मंगवाए हैं। रुद्राक्ष उनकी बात को तुरंत ही नकार देना चाहता था, लेकिन वह हमेशा से ही एक साफ सफाई पसंद इंसान रहा था, इसलिए अब ज्यादा देर तक इन कपड़ों में उसे इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए उसने भी हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष यहाँ सुनकर हिमेश रुद्राक्ष को अपने हाथ के इशारे से घर के अंदर ले जाने लगा और जाते समय धीरे से उसने अनीता के कान में कहा, अनाहिता को भी तैयार कर दो। अनीता और हिमेश सालों से एक दूसरे के साथ थे, इसलिए वह जानती थी कि हिमेश क्या करना चाहता है। यह बात क्लियर है कि वो अनाहिता का इस्तेमाल करके सिंघानिया परिवार की गुड बुक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे इस बात से बहुत चिढ़ रही थी। उसने मन ही मन कहा, सीता हमेशा मुझसे आगे रही और उसने हर वह चीज़ छीन ली जो मैं चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी उसकी बेटी को अपनी बेटी से आगे नहीं निकलने दूंगी। अनीता ने माया से धीरे से कहा, उसे बाथरूम ले जाओ और अच्छे से तैयार कर दो। अनीता ने अच्छे शब्द पर कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया था। मायरा अपनी माँ के शब्दों का मतलब अच्छे से समझ गई, इसलिए उसने मुस्कुराकर अनाहिता को देखा और कहा, अनाहिता चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अनाहिता को उन माँ बेटी के चेहरे की मुस्कान झूठी लग रही थी। वह यह बात मान ही नहीं सकती थी कि उन दोनों ने उसे इतनी आसानी से अपने परिवार में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस वक्त उसने कुछ कहना या फिर करना बेहतर नहीं समझा और वह हाँ में सर हिलाकर मायरा के साथ घर के अंदर चली गई। उन सब के जाने के बाद सारे मेहमानों में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई। अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया था कि रुद्राक्ष सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी अब उन्हें मल्होत्रा परिवार को और ज्यादा इज्जत देनी होगी। वही मायरा अनाहिता को ऊपर गेस्ट रूम में ले गई और उसने कहा, तुम गेस्ट रूम में कुछ दिनों के लिए रह सकती हो,
जब तक हम तुम्हारा रूम साफ ना करवा दे, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस ले आती हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। मायरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और दरवाजे से बाहर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह अपने बैग से रुमाल निकाल कर अपना वो हाथ जैसे अनाहिता के कपड़े टच हो गए थे उसे ऐसे साफ करने लगी जैसे उसके हाथ पर बहुत ही गंदी चीज लगी हो। और वही मायरा के जाने के बाद अनाहिता सीधे बाथरूम में गई और सागर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। पूरे 7 दिनों बाद वो इतनी राहत महसूस कर रही थी, जैसे जैसे पानी उसके चेहरे पर जा रहा था उसके चेहरे से धूल मिट्टी हट रही थी। उसका असली चेहरा दिखाई देने लगा। गोरी मुलायम त्वचा और शार्प फीचर्स के साथ वो बिल्कुल एक परी की तरह खूबसूरत दिख रही थी। जैसी खूबसूरती देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद मायरा ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अनाहिता तुम क्या दरवाजा ओपन करोगी? मुझे तुम्हें ड्रेस पास करनी थी और मैंने यही दरवाजे के पास ही इसका एक पैर रख दिया है, तुम उन्हें पहन सकती हो। ठीक है। इतना कहकर अनाहिता ने धीरे से दरवाजा खोला और उसके हाथ से ड्रेस लेकर दरवाजा फिर बंद कर दिया। जो ड्रेस मायरा ने अनाहिता को दी थी वह गुची के लेटेस्ट कलेक्शन में से एक थी। यह ड्रेस माहिरा की पहनी हुई ड्रेस से भी ज़्यादा महंगी थी। उसने अनाहिता को यह ड्रेस इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अनाहिता उसे पहनकर अच्छी लगे, उसने वह ड्रेस इसलिए दी थी ताकि सब लोग उसका मजाक उड़ाए क्योंकि उस ड्रेस का डिज़ाइन कुछ इस तरह था। उसे पहनने के लिए एक सुपरमॉडल जैसा अट्रैक्टिव सगर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी नॉर्मल लड़की उसे पहने तो वह लड़की बहुत ही अजीब दिखेगी। मायरा ने आज की पार्टी में यह ड्रेस इसलिए नहीं पहनी क्योंकि उसके चौड़े कंधों और कॉलरबोन ना होने की वजह से वह उस ड्रेस में अजीब सी दिख रही थी। वो ये इमेजिन कर रही थी कि अनाहिता जब उस ड्रेस में बाहर आएगी तो लोग उस पर कितना हंसेंगे। CH4 अनाहिता की खूबसूरती ने किया सबको हैरान। मायरा के नज़रिए से अनाहिता कोई भी ड्रेस पहने वो ये सच नहीं छिपा पाएगी कि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ गांव की गवार है। और उसे इस बात का भी डर नहीं था कि हिमेश उसे अनाहिता का मजाक उड़ाने के लिए गुस्सा होंगे क्योंकि उसने अपनी सबसे महंगी ड्रेस उसे दी थी। अब गलती अनाहिता की होगी अगर वो उस ड्रेस में फिट नहीं हो पाए तो और उसने हिल्स अनाहिता को दी थी, वो भी 4 इंच लंबी थी। उसके हिसाब से अनाहिता नहीं कभी ऐसी हील नहीं पहनी होंगी तो सीढ़ियों से उतरते वक्त वो पक्का गिर जाएगी। मायरा अपने प्लान पर बहुत खुश हो रही थी। उसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था जब सारे मेहमान अनाहिता को उस ड्रेस में देखेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। वो सभी लोगों को ये बता देना चाहती थी कि मल्होत्रा परिवार की बेटी होने का दर्जा से उसे मिलना चाहिए। उसने आवाज लगाकर कहा, हे अनाहिता मैं नीचे जा रही हूँ, डिनर स्टार्ट होने वाला है तो तुम जल्दी आ जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ, अनाहिता ने रूम के अंदर से रिप्लाई किया। उसकी बात सुनकर मायरा खुशी खुशी पार्टी की तरफ जाने लगी। वो इस वक्त रुद्राक्ष के द्वारा की गई बेइज्जती पूरी तरह से भूल चुकी थी। वही रूम में अनाहिता वो ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। पिछले 7 दिनों से जंगल में रहने का उसे कुछ तो फायदा हुआ था। वह काफी हद तक पतली हो चुकी थी और उसके लंबे और अट्रैक्टिव फिगर पर वो ड्रेस काफी सुंदर लग रही थी। उसने ये ड्रेस पहन लेने से पहले कई बार चेक की थी क्योंकि उसे मायरा के इरादों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। जब उसने देखा कि ड्रेस में कोई गड़बड़ नहीं है तो उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान ड्रेस के कट्स पर गया। जल्दी वो समझ गई कि इस ड्रेस में अच्छा लगना कितनी मुश्किल की बात है और यह समझते ही अनाहिता के चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी आ गई। उसने अपने आप सही कहा, तो मायरा तुम्हारा यह इरादा ये था, लेकिन तू बेड मेरी डेली एक्सरसाइज करती थी और पिछले 1 हफ्ते से उस जंगल में रहने की वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल शेप में है ताकि मैं इस ड्रेस में अच्छी दिख सकूं। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए। उसके बाद उस रूम में रखे सामान से अच्छे से तैयार होकर और मायरा की दी हुई हिल्स पहनकर वो धीरे धीरे बाहर जाने लगी। यह इतनी ऊंची थी कि अगर उसका थोड़ा सा भी ध्यान बटा वो गिर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ नीचे पार्टी फिर से एक बार शुरू हो चुकी थी। स्टेज पर खड़ी मायरा लोगों से कुछ कह रही थी और सभी मेहमान अपने हाथ में अपनी ड्रिंक लिए उसकी बातें सुन रहे थे। रुद्राक्ष भी वही एक कोने में खड़ा था। वह इस बर्थडे पार्टी में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था और न ही यहाँ आसपास खड़े लोगों से मिलने जुलने में उससे कोई इंटरेस्ट था। बस वह यहाँ इसलिए रुका हुआ था ताकि वह उसकी जान बचाने वाली लड़की अनाहिता को एक बार जाने से पहले बाय बोल सके, क्योंकि अनाहिता ने बिना किसी स्वार्थ के और बिना यह जाने कि वह कौन है उसकी मदद की थी, उसकी जान बचाई थी।
वही स्टेज पर खड़ी मायरा ने भीड़ में जब रुद्राक्ष को भी देखा तो उसे ये लगने लगा कि वो सिर्फ वहां उसके लिए रुका हुआ है, वरना अगर वो सिर्फ अनाहिता के लिए आया होता तो अब तक जा चुका होता और इतने सारे लोगों के सामने उसे पक्का शर्म आ रही होगी यह कहने में कि वो मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने ऐसे दिखाया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। यही सब सोच सोच कर वो मुस्कुराए जा रही थी। मायरा की बातों में ज्यादातर रुद्राक्ष का जिक्र था, जिससे सुन सुनकर रुद्राक्ष को चिढ़ मच रही थी। अब उसे अनाहिता पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो जल्दी नीचे क्यों नहीं आ रही, ताकि वो उसे बाय बोलकर यहाँ से जा सके। मायरा भी बोल ही रही थी, तभी एक हाउसकीपर में आकर उसके कान में कहा कि अनाहिता आ रही है। अब वह पला गया था जिसका मायरा को सबसे ज्यादा इंतजार था, इसलिए उसने माइक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी और मेरे परिवार के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरी बहन फाइनली 10 साल बाद वापस आई है। 10 साल पहले ह्यूमन ट्रैक्टर ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन आखिरकार 10 साल बाद वो गांव से यहाँ लौट आई है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो वहां पर एक स्पॉटलाइट पड़ी और सबका ध्यान उसी तरफ चला गया, जहां से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मायरा ने अपने चेहरे की सरकेस्टिक स्माइल छुपाकर कहा, प्लीज तालियां बजाकर मेरी प्यारी बहन का स्वागत कीजिए। वहां खड़े कई मेहमान ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे से ताली बजाने लग। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि वह मल्होत्रा परिवार के थोड़े नजदीक रह सके, वरना एक गांव की गंवार लड़की का स्वागत करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वही सीढ़ियों की तरफ से आ रही अनाहिता ने जब मायरा की ऐसी बातें सुनी तो वह समझ गई कि मायरा उसका बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाना चाहती है। अनाहिता सुंदर तो थी, लेकिन उसने कभी अपने लुक पर घमंड नहीं किया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसका खूबसूरत होना आज उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नीचे आ रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर लाइट ना पड़ने की वजह से किसी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर पक्का अट्रैक्टिव फिगर और उसका ड्रेस कैरी करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल किसी भी आदमी को मजबूर कर सकता था देखने के लिए। जब मायरा ने देखा कि रुद्राक्ष भी लगातार अनाहिता को देखे जा रहा है तो वो पैनिक करने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया, ये समझाकर कि वो सिर्फ उसकी बॉडी है, उसका चेहरा उतना सुंदर नहीं होगा। जब अनाहिता नीचे आई तो मायरा ने मन ही मन कहा, कम उन जल्दी चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि जब तुम उन बड़ी बड़ी हील्स में गिर जाओगी, एक बहुत ही मजेदार सीन होगा। लेकिन मायरा के लिए हैरानी की बात यह थी कि अनाहिता एक बार भी लड़खड़ाई तक नहीं। वह बहुत ही ग्रेस के साथ चलकर नीचे हॉल में आ गई। जैसे ही अनाहिता नीचे आई उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने आज से पहले इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी काली चमकती आंखें, पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट। मायरा का मुंह हैरानी से खुल गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब उसे अपने ही फैसले पर पछतावा रहा था कि उसने इतनी सुंदर ड्रेस अनाहिता को दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा और जल्द साफ देखी जा सकती थी। अनाहिता पर से अपनी नजरें हटा ली, तभी उसने देखा कि इस सारे मेहमान किसी हिप्नोटाइज इंसान की तरह से अनाहिता की खूबसूरती निहारे जा रहे थे। वही रुद्राक्ष जिसका चेहरा हमेशा ही एक्सप्रेशन लेस हता था, उसके चेहरे पर अनाहिता के लिए कुछ अलग एक्सप्रेशंस थे और वह उसे अलग तरीके से देख रहा था। अनाहिता की खूबसूरती ने अनीता को भी हैरान कर दिया था। उसे पता था कि उसकी बहन सीता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह यह बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन की बेटी एक गांव में पली बड़ी होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरत होगी। वह अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी की जगह अनाहिता को लेते हुए नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से मुड़कर अपने पति हिमेश की तरफ देखा। वह भी लगातार अनाहिता को देख रहे थे। भले ही और आदमियों की तरह उनकी नज़रें वैसे नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि हिमेश क्या सोच रहे होंगे। उसने अब अपने मन में कहा, जरूर इस बुढ़े को ऐसा लग रहा होगा कि उसने अपना खोया हुआ एक हीरा वापस मिल गया है, जिससे उसे फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। यह सोच सोचकर ही अनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी सालों की मेहनत पर ऐसे पानी फिरते हुए नहीं देख सकती थी। जब अनाहिता नीचे आई तो सबसे पहले उसने मायरा की तरफ देखा। वह उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ देख सकती थी। अगर यहाँ पर मेहमान नहीं होते तो पक्का गुस्से में आकर उसके चेहरे पर एक पंच मार देती, लेकिन उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसके एक्सप्रेशन देखे ही नहीं। वह उसके पास गई और उसने मुस्कुराकर उसे गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मायरा।
अनाहिता की आवाज़ बहुत मीठी और प्यारी थी, लेकिन अभी इस वक्त मायरा को उसकी आवाज़ बहुत चुभ रही थी। मायरा ने बहुत मुश्किल से अपनी इमोशन कंट्रोल किए और एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू सो मच। अनाहिता ने फिर मुस्कुरा कर कहा, देखो तुमने जो मुझे ड्रेस दी थी वह मुझे कितने अच्छे से फिट हो गई, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छे से फिट हो गई, यह शब्द सुनकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम, इसके आगे मायरा कुछ कहती उससे पहले ही वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। अनाहिता ने उम्मीद नहीं की थी कि मायरा इस तरह बेहोश हो जाएगी। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेज पर रखे सामान से टकराते हुए मायरा जाकर जमीन पर गिर गई। CH5 मुझसे शादी कर लीजिए। जैसे ही सबने देखा कि मायरा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है, अनीता मायरा का नाम लेकर चिल्लाए और दौड़कर स्टेज पर आ गई। भले ही उसकी बेटी बेहोश हो गई थी, लेकिन इस वक्त भी वह अनाहिता को नहीं भूली। उसने जानबूझकर अपने कंधे से अनाहिता को टक्कर मारी। अनाहिता ने 4 इंच लंबी हील्स पहन रखी थी और वह स्टेज के किनारे पर खड़ी थी, जिसकी वजह से अनीता का धक्का लगते ही इसका बैलेंस बिगड़ गया और वह स्टेज से नीचे गिरने लगी। यह सब इतना अचानक हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी और उसे ऐसा महसूस हुआ जिसे किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर स्टेज से नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। तब जाकर अनाहिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली उस इंसान को देखने के लिए जिसने उसे बचाया था। आंखें खोलते ही उसके सामने एक परफेक्ट मगर ठंडा चेहरा नजर आया। सामने खड़े इंसान ने गुस्से में कहा, तुमने इतनी हाई हील्स क्यों पहनी है? क्या यहाँ से गिरकर मरने का इरादा था? पागल आदमी, मैं क्यों मरूं? मेरे दुश्मन, मेरे पास यही पहनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनाहिता यह जोर से चीख कर कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जबान पर कंट्रोल किया क्योंकि आखिरकार सामने खड़ा इंसान सिर्फ उसकी सेफ्टी के बारे में ही कह रहा था। अगर वह इंसानों उसे नहीं बचाता था तो अब तक वह गिर चुकी होती और उसे बहुत बुरी तरह चोट आई होती। वह सामने खड़े रुद्राक्ष को थैंक यू बोलने ही वाली थी, तभी हिमेश मल्होत्रा वहां जल्दी से आ गए। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? डैड तुम्हारी मदद के लिए आ ही रहे थे, मगर मिस्टर सिंघानिया यही खड़े थे तो वह जल्दी पहुंच गए लगता है। मिस्टर सिंघानिया को तुम्हारी काफ़ी चिंता है, हिमेश ने कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ मीनिंगफुल लहजे में कहा। वहीं दूसरी तरफ हिमेश मल्होत्रा ने मायरा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जिससे बेहोशी की हालत में सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था। हिमेश मल्होत्रा की एक्टिंग देखकर अनाहिता ने मन ही मन उनकी तारीफ की कि वह कितने अच्छे से अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनाहिता को आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि उसकी माँ जैसी एक परफेक्ट औरत ने हिमेश मल्होत्रा जैसे इंसान से शादी क्यों की। इस सवाल का जवाब वह बहुत दिनों से खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था। शायद ऐसा कोई राज था जो वह नहीं जानती थी। मैं ठीक हूँ डैड, आपको ऊपर जाकर मायरा को देखना चाहिए। मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मगर वह अचानक से बेहोश हो गई। उम्मीद है कि कोई सीरियस बात नहीं होगी, मुझे उसकी चिंता हो रही है। यह सब कहते वक्त उसके एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट थे। उसके चेहरे पर मायरा के लिए चिंता देखी जा सकती थी। वह बिल्कुल एक सेंसिबल और ओबीडियंट बेटी की तरह बिहेव कर रही थी, जैसा हमेशा हिमेश चाहता था। उसकी बातों से ही हिमेश मल्होत्रा भी खुश हो गया कि अनाहिता बिल्कुल एक भोली और मासूम लड़की है, जिसका इस्तेमाल वह जैसे चाहे वैसे कर सकता है। उसने जल्दी से जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो, मैं जाकर मायरा को देखता हूँ, तब तक तुम मिस्टर सिंघानिया का ध्यान रखो। फिर उसने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज आप बिल्कुल भी इसकी हिचकिचाइएगा मत, आप इसे अपना ही घर समझे। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनते ही रुद्राक्ष की भौहें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इसे अपना ही घर समझो। क्या मल्होत्रास को लगता है कि हम सेम लेवल पर हैं? उसने हिमेश मल्होत्रा को देखा, लेकिन वह चुप ही रहा और उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा वहां से चला गया, रुद्राक्ष ने अनाहिता को देखकर कहा, मैं यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं आया था, मैं यहाँ रुका हुआ था ताकि मैं यह बात कंफर्म कर सकूं कि तुम्हारी कोई और विश बाकी नहीं रहेगी है, और बाकी है तो मुझे बता दो। रुद्राक्ष की इस बात से अनाहित ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। जब वह इस देश में वापस आ रही थी तो उसने सिर्फ मल्होत्रा परिवार के बारे में ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। इस देश के अमीर लोग कौन है या फिर बिजनेस किंग कौन है,
इस बारे में से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने सिंघानिया परिवार का नाम कई बार सुना जरूर था, और उसके अलावा यहाँ मौजूद सारे मेहमान और हिमेश मल्होत्रा के बिहेवियर से यह बात साफ हो गई थी कि रुद्राक्ष सिंघानिया जरूर कोई बहुत बड़ा इंसान है। लेकिन अनाहिता ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह घायल था और उसे मदद की जरूरत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसकी वह जान बचा रही है वह कोई इतना बड़ा इंसान होगा। फिर अनाहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपके काइंड ऑफर को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन सचमुच आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए भी होगा तो वह इतनी कैपेबल है कि वह उस चीज़ को खुद हासिल कर सके। उसे किसी पर डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वही रुद्राक्ष ने जैसे अनाहिता की बात सुनी उसकी भौहें और सिकुड़ गई। उसने कहा, मिस, क्या आप जानती है कि आप क्या कह रही हैं? आप कितना बड़ा मौका गंवा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो उसके ऐसे ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, वो भी एक बार नहीं कई बार। रुद्राक्ष तो एक बार अनाहिता का ब्रेन का चेकअप करवाना चाहता था कि कहीं वह पागल तो नहीं। वही अनाहिता नहीं देखा कि रुद्राक्ष अपनी बात को लेकर कितना सीरियस है, तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है या फिर कितना बड़ा मौका गंवाया है। और एक बात, मेरा नाम मिस नहीं है। तो फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिरा है। माहिरा ने अपना माहिरा नाम इसीलिए रुद्राक्ष बताया क्योंकि उसकी मॉम की तरह उसके गोद लेने वाले माता पिता भी उसे माहिरा ही बुलाते थे। मैं समझ गया कि आपका नाम माहिरा है, लेकिन तुमने अभी तक अपनी विश मुझे बताई नहीं। जब अनाहिता ने देखा कि सामने खड़ा इंसान कितना इंसिस्ट कर रहा है तो उसने मजाक करते हुए कहा, अगर आप सचमुच मुझे रिपे करना चाहते हैं तो क्यों ना आप मुझसे शादी कर ले। अनाहिता की यह बात सुनते ही रुद्राक्ष स्पीचलेस हो गया। उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। जैसे ही अनाहिता ने देखा कि माहौल थोड़ा टेंस हो रहा है तो उसने उसे समझाते हुए कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, आप उस बात को भूल जाए, आपको इस बात को सीरियसली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं यह कर सकता हूँ, अचानक से रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही अनाहिता पूरी तरह से हैरान हो गई। क्या? आप क्या कर सकते हैं? रुद्राक्ष ने बिल्कुल शांत और बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने परिवार से पहले डिस्कस करना होगा। मैं इसका फैसला अकेले नहीं ले सकता। होल्ड ऑन, अनाहिता की है रानी से आंखें बड़ी हो गई थी। उसने रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा, आपने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, राइट? मैंने कह दिया आपसे कि मैं मजाक कर रही थी। वेल, कभी कभी लोग अपने असली इमोशंस कह देते हैं और उसके बाद उसे छुपाने के लिए कह देते हैं कि वो मजाक कर रहे थे। बट मैं सचमुच मजाक ही कर रही थी, मैं अपने बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अनाहिता आपकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने 2 मिनट तक उसे देखा और पूछा, क्यों? इंडिया की कोई भी लड़की मुझसे शादी करने का सपना देखती है, लेकिन उन लड़कियों में मैं शामिल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना जवाब बाद में दे दूंगा, मुझे अभी जाना है। इतना कहकर रुद्राक्ष मुड़कर वहां से चला गया। अनाहिता के मजाक को सच मानकर रुद्राक्ष के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी जो वहां साइड में वेट कर रहे थे वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। हे, रुक जाइए मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे बात करनी है, अनाहिता ने रुद्राक्ष के पीछे जाते हुए कहा। लेकिन वो रुद्राक्ष तक पहुंच पाती उससे पहले ही बॉडीगार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, सॉरी मैम, आप वहां नहीं जा सकती, लेकिन मुझे उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। लेकिन बॉडीगार्ड ने अनाहिता को जाने नहीं दिया, ये उनकी ड्यूटी थी, वो रुद्राक्ष के परमिशन के बगैर किसी को भी उसके नज़दीक नहीं जाने देते थे, इसीलिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्राक्ष के करीब भी जा सके। अब अनाहिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो वहीं खड़ी रुद्राक्ष को उसके चौपर में जाते हुए देखते रही। उसे इस वक्त बहुत इरिटेशन हो रही थी कि उस आदमी में सचमुच उसके मजाक को सीरियसली ले लिया। लेकिन जल्दी ही उसकी ये टेंशन गायब हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी तरह रुद्राक्ष ने भी उसे मजाक किया। जिस लड़की ने उसकी जान बचाई, सिर्फ उसका एहसान चुकाने के लिए आज के ज़माने में कौन शादी करेगा, और वो भी रुद्राक्ष सिंघानिया जैसा इंसान। शायद वो लोग आज के बाद कभी मिले भी ना, इसलिए उसने रुद्राक्ष के बारे में सोचना छोड़कर उस मकसद पर फोकस करना सही समझा जिसके लिए वो यहाँ आई थी। उसके लिए अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि अचानक से राठौर परिवार का सब कुछ मल्होत्रा परिवार का कैसे हो गया।